हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, एक बहुत इंपॉर्टेंट आईटीएटी मुंबई बेंच की जजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं केस ऑफ जमशेदजी टाटा ट्रस्ट वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऑर्डर है आईटीएटी मुंबई बेंच का। हाँ जी, प्रोनाउंस हुआ है 24 मार्च 2021। बहुत ज़्यादा पुराना ऑर्डर नहीं है, लेटेस्ट में ही अनाउंस किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ मुंबई। तो आइए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, कंटेंट्स ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द केस। हाँ जी, केस की क्या हिस्ट्री है, ताकि आपको केस की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिले। उसके बाद हम बात करेंगे वाई ट्रस्ट वांट टू सरेंडर 12A रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, इस पर्टिकुलर केस में जो ट्रस्ट है, जो जमशेदजी टाटा ट्रस्ट है, वो अपना 12A का रजिस्ट्रेशन जो है वो सरेंडर करना चाहते थे। उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट कारण था, व्हाट वाज द मेन रीजन व्हाई दे वांट टू सरेंडर 12A इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। डिपार्टमेंट के क्या स्टैंड थे इस केस में, डिपार्टमेंट के क्या सबमिशंस रहे हैं, डिपार्टमेंट किन स्टैंड्स पे आर्ग्यू कर रहा था इस पर्टिकुलर केस में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एसएससी के क्या सबमिशंस हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो काउंसिल थे जमशेदजी टाटा ट्रस्ट की तरफ से, उनके क्या सबमिशंस थे, उनके क्या स्टैंड थे, उसके बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। और फाइनली वन ऑफ द वेरी डिस्कस्ड एंड वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑफ आईटीएटी मुंबई बेंच, उस आईटीएटी मुंबई बेंच ने क्या डिसीजन दिया, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाँ जी, तो इम्पॉर्टेंटली हम इन 5 पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस केस की पूरी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द केस। आगे की बात समझने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ द केस समझना बहुत ज़रूरी है कि केस की क्या हिस्ट्री रही है। तो आइए हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, हेयर आफ्टर रेफर टू एज ट्रस्ट और एसएससी। यहाँ हम इस वीडियो में जो जमशेदजी टाटा ट्रस्ट है, या तो उसको सिर्फ ट्रस्ट बोलेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ एसएससी बोलेंगे। वॉज रजिस्टर्ड ऑन 15 मार्च 1976 विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ जी, सेक्शन 12A में इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर हुआ था 15 मार्च 1976 को। ट्रस्ट फाइल फॉर सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 4 मार्च 2015। हाँ जी, ट्रस्ट ने जो है वो सरेंडर के लिए फाइल किया कि अब हमें जो 12A का रजिस्ट्रेशन है वो अब नहीं चाहिए। इसकी एक एप्लीकेशन ट्रस्ट ने फाइल करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, कब, 4 मार्च 2015 को। हाँ जी, तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक शोकोज नोटिस इशू किया ट्रस्ट को 10 मार्च 2015 को। इसी मैटर में हियरिंग के लिए उनको बुलाया गया शोकोज नोटिस इशू करके। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट कंक्लूडेड हियरिंग इन दिस मैटर ऑन 20 मार्च 2015। हाँ जी, उसके 10 दिन के बाद जो है हियरिंग कंक्लूड हो जाती है एंड लेफ्ट मैटर टू द रेस्ट। यहाँ से जो है सर, यहाँ से इस केस को एक जो है एक इंटरेस्टिंग टर्न मिलता है। हियरिंग कंक्लूड होती है 20 मार्च 2015 को, और जो मैटर है वो वहीं के वहीं छोड़ दिया जाता है विदाउट पासिंग एनी ऑर्डर। डिपार्टमेंट हैज नॉट पास्ड एनी ऑर्डर ईदर इन फेवर और अगेंस्ट द एसएससी। नेक्स्ट इज ऑन 8 मार्च 2018 प्रिंसिपल सीआईटी इशूड शोकोज नोटिस टू टाटा ट्रस्ट स्टेटिंग दैट वाई रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A नॉट टू बी कैंसिल्ड। हाँ जी, देखिए टाइम गैप देखिए आप, एक मैटर जो है जो 20 मार्च 2015 को छोड़ दिया जाता है 8 मार्च 2018 को। इन दोनों डेट्स के बीच में आप टाइम गैप देखिए कितना ज़्यादा है। 2015 से लेकर के 2018 तक लगभग 3 साल का टाइम गैप है। तो 8 मार्च 2018 को प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एक शोकोज नोटिस इशू किया ट्रस्ट को और उनसे पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना किया जाए। हाँ जी, प्रिंसिपल सीआईटी पास्ड ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद शोकोज नोटिस इशू होने के बाद कई सारी हियरिंग्स हुई, ट्रस्ट ने अपने सबमिशंस दिए, डिपार्टमेंट ने उन सारे सबमिशंस को रिजेक्ट कर दिया। डिपार्टमेंट को उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं लगी सबमिशंस में। उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास किया
31 अक्टूबर 2019 को, स्टेटिंग दैट कैंसिलेशन बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, विच डेट, दिस डेट, फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। हाँ जी, इस केस में सबसे बड़ा डिस्प्यूट ही यही है, इस केस का जो जिसे कहते हैं ना कि द डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ द केस, द डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ द केस इज दिस, कि जो रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल माना जाएगा वो कब से माना जाएगा, 20 मार्च 2015 से कैंसिल माना जाएगा या फिर 31 अक्टूबर 2019 से कैंसिल माना जाएगा। हाँ जी, सो दिस इज द बॉटम लाइन डिस्प्यूट इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो है कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया, स्टेटिंग दैट कैंसिलेशन बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, डिस्प्यूट वाज रेज्ड ऑन दिस ऑर्डर बीइंग टाइम बार्ड। हाँ जी, इस ऑर्डर पे जो है वो डिस्प्यूट रेज किया गया एसएससी के द्वारा, और इम्पॉर्टेंटली एसएससी ने ये ग्राउंड लिया कि साहब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड क्यों है? क्योंकि 2015 का जो मैटर है, जो मैटर जिस कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट एसएससी ने 2015 में फाइल करी, उसका कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया गया 2019 में, लगभग 4 साल के बाद। हाँ जी, 4 साल इज, आई वुड से इट इज वन ऑफ द इनऑर्डिनेट डिले, इट इज वन ऑफ द अनरीजनेबल डिले। तो 4 साल के बाद जो है वो ऑर्डर पास किया गया। यहाँ पे एसएससी जो है वो इस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था, एग्रीव था, उसने आगे अपील मैटर पहुंच गया इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच के पास। तो ये थी एक शॉर्ट में क्रक्स हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। अगला पहलू इस केस का, वाई ट्रस्ट वांट टू सरेंडर इट्स 12A रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, ट्रस्ट जो है वो अपना 12A का रजिस्ट्रेशन क्यों सरेंडर करना चाहता था, ये भी जानना इस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं दिस इज द स्पिरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, दैट वाई ट्रस्ट वांट टू सरेंडर इट्स 12A रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, इस 12A रजिस्ट्रेशन को ट्रस्ट क्यों सरेंडर करना चाहता था, इसको ये समझाता हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा इससे पहले। हाँ जी, तो देखते हैं, एक तरफ है आपके पास टाटा ट्रस्ट, वेरियस टाटा ट्रस्ट, दूसरी तरफ है आपके पास एक कंपनी जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप, टाटा सन्स लिमिटेड। उसके बाद है वेरियस टाटा ग्रुप कंपनीज। हाँ जी, सो दीज आर वेरियस टाटा ग्रुप कंपनीज। इस टाटा ग्रुप कंपनीज में फॉर एग्जांपल आती है आपकी टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स एंड सो ऑन। हाँ जी, काफ़ी सारी कंपनीज हैं। अब यहाँ पे जो आप इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखेंगे कि इन सारी कंपनीज की जो होल्डिंग है वो एक सब्सटेंशियल होल्डिंग जो है वो है टाटा सन्स लिमिटेड के पास। हाँ जी, टाटा सन्स जो है इनके शेयर होल्ड करती है, और टाटा सन्स एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, और टाटा सन्स के जो शेयर्स हैं वो होल्ड करते हैं वेरियस टाटा ट्रस्ट। हाँ जी, तो अब क्योंकि इस तरीके का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है जो भी अपना प्रॉफिट अर्न करती हैं उसमें से कुछ शेयर ऑफ डिविडेंड जो है वो टाटा सन्स लिमिटेड को देती हैं, और इन रिटर्न टाटा सन्स का जो डिविडेंड है वो जाता है वेरियस टाटा ट्रस्ट के पास। हाँ जी, अब जो डिविडेंड इनकम है जो आई टाटा ट्रस्ट के पास, डिविडेंड इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1034। हाँ जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि टाटा ट्रस्ट के पास जो मेजॉरिटी इनकम एक्रू हो रही थी वो डिविडेंड से हो रही थी। अब क्योंकि टाटा ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड था, तो जो स्कीम ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अगर टाटा ट्रस्ट 12A का बेनिफिट लेते हुए अपनी रिटर्न फाइल करता है तो ये जो डिविडेंड की इनकम है इस पर टैक्सेशन अट्रैक्ट हो रही थी। तो टाटा ट्रस्ट ने टैक्स प्लानिंग करते हुए, इट इज़ नॉट अ टैक्स इवेजन, रादर इट इज़ अ टैक्स प्लानिंग, तो टाटा ट्रस्ट ने जो टैक्स प्लानिंग का एक जो है वो एक एक्सरसाइज करी कि वाई शुड वी आर इन अ बेनिफिट ऑफ 12A रजिस्ट्रेशन, लेट सरेंडर इट एंड क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 1034। That's the reason, that's the core reason, that's the particular reason why Tata Trust want to surrender its 12A registration। हाँ जी, तो वापस से आते हैं वहीं पर, that trust derives its huge income, trust derives its huge income from dividends, benefit of which can be claimed by exemption under section 1038, this is 1034।
This is 1034. By claiming exemption under section 1034, scheme of section 11, section 12 and section 13 do not allow such benefits. हाँ जी, क्योंकि सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 की जो स्कीम है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 का जो है वो बेनिफिट नहीं लेने दे सकती। एसएससी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन ले ले या फिर वो जो स्पेशल जो एग्जेम्पशन प्रोविजंस हैं स्पेशल केस ऑफ एसएससी के लिए, जैसे स्कीम ऑफ सेक्शन 11, 12 एंड 13, या तो वो उसमें चले जाए। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई टाटा ट्रस्ट वांट टू सरेंडर इट्स 12A रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एसएससी सबमिशन। एसएससी ने क्या सबमिशन लिए, इंपॉर्टेंट सबमिशंस ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग हियरिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। प्रिविलेज कैन नॉट बी अ डिसएडवांटेज एंड एन ऑप्शन कैन नॉट बिकम एन ऑब्लिगेशन। हाँ जी, 12A लेना एक प्रिविलेज है जो कि डिसएडवांटेजियस नहीं होता। डिसएडवांटेजियस नहीं होता क्योंकि 12A रजिस्ट्रेशन होल्ड करके रखना और उसका बेनिफिट लेना एसएससी के लिए एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन क्रिएट कर रहा था। एंड एन ऑप्शन कैन नॉट बिकम एन ऑब्लिगेशन, और एसएससी के लिए जो ऑप्शन था 12A का वो जो है एक ऑब्लिगेशन बनता जा रहा था। तो ये स्टैंड जो है एसएससी ने आर्ग्यूमेंट करते वक्त लिया। एवरीवन हैज अ राइट टू वेव एंड टू एग्री टू वेव द एडवांटेज ऑफ अ लॉ और रूल मेड सोनली फॉर द बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ जी, कोई भी जो है अगर किसी भी लॉ में किसी को राइट या किसी को ऑप्शन दिया जाता है तो वो उस राइट या उस ऑप्शन को जो है वो सरेंडर कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है। इनऑर्डिनेट डिले इन पासिंग कैंसिलेशन ऑर्डर ऑफ ट्रस्ट। हाँ जी, एसएससी ने ये बोला कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो ऑर्डर पास किया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ ट्रस्ट, उसमें इनऑर्डिनेट डिले है, अनरीजनेबल डिले है और वो ऑर्डर टाइम बार्ड है। ये थे इंपॉर्टेंट एसएससी के सबमिशंस। अब डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट सबमिशंस क्या रहे इस पर्टिकुलर केस में वो भी देखते हैं। डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा। डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट सबमिशंस इस पर्टिकुलर केस में थे। देयर इज नो प्रोविजन टू सरेंडर रजिस्ट्रेशन एनविसेज्ड और प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन टू सरेंडर अ रजिस्ट्रेशन। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कैंसिल्ड बाय यूनिलैटरल सरेंडर। डिपार्टमेंट ने बोला कि ऐसे नहीं होता कि एसएससी जो है एक सरेंडर की एप्लीकेशन लिखे और उसका सरेंडर जो 12A का रजिस्ट्रेशन है वो हो जाए। इट इज़ नॉट अ यूनिलैटरल, इट हैज़ टू बी with the discussion and it has to be bilateral by involving department properly also in this process. Trust registration is a benefit coupled with obligation. जो trust registration है वो एक benefit तो है ही, बट उसके साथ साथ कई सारे obligations भी आते हैं। ये डिपार्टमेंट के important submissions रहे। हाँ जी, अब ITAT का डिसीजन क्या रहा उसकी बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात। What is the decision of ITAT? Date of cancellation of registration has an important bearing on tax liability as section 115 TD। हाँ जी, ये भी एक important section है जो इस पूरे केस में bearing रखता है। section 115 TD, additional tax burden is put on the deregistration of charitable trust in respect of its accredited income। हाँ जी, section 115 TD ये कहता है कि अगर ट्रस्ट कैंसिल होता है तो जो भी उसकी accumulated income है, जो भी उसकी accredited income है, उस पर हायर जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो अगर आगे वाली डेट से, फॉर एग्जांपल 2019 में जो एसएससी का ट्रस्ट कैंसिल होता है, अगर अफेक्टिव डेट वो मानी जाती है, जो भी उसकी एक्रेडिटेड इनकम होगी, जो भी उसकी एक्यूमुलेटेड इनकम होगी, उस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लग जाता। ITAT ने सबसे पहला तो एक ही ऑब्जर्वेशन दिया कि सेक्शन 115 TD जो है वो एसएससी के लिए जो है बड़ा घातक सेक्शन है, उसके लिए बड़ी डिसएडवांटेजियस पोजीशन है एसएससी के लिए, और ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग पोजीशन भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, यस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ITAT ने जो अपने ऑर्डर में लिखा। इट वुड दस इंडीड सीम दैट द एक्चुअल ट्रिगर and proximate reason for this unwelcome generosity, this is unwelcome generosity, why this is unwelcome generosity? देखिए कितनी इंटरेस्टिंग पोजीशन है साहब। टाटा ट्रस्ट बोलता है कि हमारा 12A सरेंडर कर रहे हैं हम, कैंसिल कर दीजिए। डिपार्टमेंट कैंसिल नहीं कर रहा। व्हाट इट इज अनवेलकम जेनरसिटी। हाँ जी, जिसको हम नहीं चाहते। आप इतने जेनरस बन रहे हो, आप इतने उम्दा, इतने उदार बन रहे हो, एंड विच इज़ नॉट येट वेलकमिंग पार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट के मैं बोल रहा हूँ मेरा 12A कैंसिल कर दीजिए, आप 12A कैंसिल नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट इट इज़ अनवेलकम जेनरसिटी of extending the benefit of registration under section 12A. It is the possible denial
is the possible denial of exemption of dividends from domestic companies under section 1034 as also the fact that there may be certain tax adverse implication under section 115 TD on account of effect of cancellation being 1st April 2016। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर कैंसिलेशन एसएससी का लेट होता है 12A का, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एसएससी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। एक तो जो 1034 की जो एग्जेम्पशन है डिविडेंड्स की, वो एसएससी को नहीं मिलेगी, और सेक्शन 115 TD जो है, जो एक्रेडिटेड इनकम ऑफ ट्रस्ट पे जो टैक्स लगाते हैं एमएमआर के हिसाब से, ये दोनों सेक्शन जो है एसएससी के लिए नेगेटिव प्रूव होते हैं अगर कैंसिलेशन लेट होता है तो, विच रिजल्ट्स इन मोर टैक्स रेवेन्यू टू द एक्सचेकर। एक्सचेकर मीन्स यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है। दिस दैट इज इन अवर हम्बल अंडरस्टैंडिंग द रीजन ऑफ कैनवासिंग द पाथ फॉलोड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज टू द करेक्ट बाय देम एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज आर दस सीकिंग टू बेनिफिट फ्रॉम देयर ओन इनर्शिया। हाँ जी, तो ITAT ने ऑब्जर्व किया कि साहब इंटेंशनल जो डिले हुआ वो जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा रेवेन्यू बनाने के लिए किया, ताकि जो ट्रस्ट है उसको 1034 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट ना मिले, उसकी जो भी एक्रेडिटेड इनकम है वो टैक्स हो जाए अंडर सेक्शन 115 TD। हाँ जी, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डिले किया, चाहे वो इंटेंशनल रहा या अनइंटेंशनल रहा, बट उसके खुद के एक्शन से और उसके खुद के इनर्शिया से यहाँ पे ITAT ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी दिया दैट ओके, दिस इज द राइट of the income tax department to inquire about and to issue notices, but along with this power, departmental officer also have some obligations, also have some duties to perform for the SSC, and one of the important duty is to pass order for cancellation of registration of 12A whenever it comes to the light or whenever it comes in the knowledge of the officer that SSC is violating any of the provisions of any law एज अ कंडीशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ 12A रजिस्ट्रेशन। ये भी ITAT ने अपने ऑर्डर में जो है साफ साफ लिखा है कि डिपार्टमेंट खुद के एक्शन से, खुद के इनर्शिया से जो है वो बेनिफिट अक्रू नहीं कर सकता और एसएससी को एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन में नहीं डाल सकता। द प्रेजेंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A मस्ट देयरफॉर बी हेल्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 20 मार्च 2015। ITAT ने साफ साफ अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि साहब जो कैंसिलेशन होगा वो 2019 से इफेक्टिव नहीं होगा, वो 20 मार्च 2015 से ही जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब कि जो टाटा ट्रस्ट है वो सेक्शन 1034 की एग्जाम्पशन जो है वो जो रिटर्न में ले रहे थे वो बिल्कुल सही ले रहे हैं। अगर 12A का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, दिस इज द करेक्ट पोजीशन। और जो कैंसिलेशन ऑर्डर है उसकी वैलिडिटी जो है, उसकी अफेक्टिवनेस जो है वो आएगी 20 मार्च 2015 से। हाँ जी, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट discussion वाला वीडियो which talks about one of the very important judgment of ITAT Mumbai bench, especially in case of Tata Trust। Thank you for watching this video। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सारे इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर दें और इसको लाइक भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।